हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था हीट ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम लोगों ने देखा था कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और उसकी स्टेजेस क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में ही, जो कि मटेरियल टेक्नोलॉजी की थर्ड यूनिट हम लोग चल रही है। अभी थर्ड यूनिट पे हम लोग हैं, तो उसमें हीट ट्रीटमेंट के आज से हम लोग प्रोसेसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला प्रोसेस जो हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, पहला जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, उसका नाम है बेटा एनीलिंग। एनीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का जो कि इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं पार्ट माना जाता है। चाहे एनीलिंग हो बेटा, चाहे नॉर्मलाइजिंग हो, जितने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे कि सारे के सारे हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, सिवाय तीन चीज़ों के। जो उसमें डिफरेंट होता है वो है आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका होल्डिंग पीरियड या सोकिंग पीरियड आप बोल सकते हो, और तीसरा आपका आप उसको किस मीडियम में कूल कर रहे हो। तो इसी तीनों के डिफरेंस से हमारा क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के जो नाम होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। अभी हम लोगों ने जो कंसिडर किया हुआ है वो है एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस में अगर हम तीनों स्टेज की इन शॉर्ट इन जनरल बात करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो आपका जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे हमें हीट करना होता है, वो क्या कहते हैं हमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर रखना होता है। मतलब यदि अगर किसी का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एलॉय का या स्टील का, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मान लो 500 है, 723 है, 750 है, 600 है, 500 है, उससे उसका टेम्परेचर उसके ऊपर पे हीट करना है आपको। मतलब यदि अगर आप 550 कंसिडर कर रहे हो तो आपको 700 डिग्री, 800 डिग्री, 600 डिग्री, मतलब 550 डिग्री से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर उसका है तो उसके ऊपर आपको हीट करना है, उस टेम्परेचर पे आपको हीट करना है, उसको हम लोग एनीलिंग बोलेंगे। दूसरा, आपको क्या कहते हैं कितनी देर तक आपको इसको क्या कहते हैं होल्ड करना है इस टेम्परेचर को, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पेसिमेन है या जो आपका वर्क पीस है या जो आपका वर्क है जिस पे हमें काम करना है, उसकी थिकनेस क्या है ना। उसके बाद आपका ये बताता है कि इसको कूल कैसे करना है, एनीलिंग को हम कूल कैसे करेंगे। तो एनीलिंग प्रोसेस में जो कूलिंग होती है बेटा वो विद इन फर्नेस होती है ना। अब बोलोगे सर ये फर्नेस में कूलिंग कैसे होगी, तो मैं सीधा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। एनीलिंग में जो आप कूलिंग करते हो, आप जैसे घर में गैस जलाते हो और गैस जला के दूध को पकाया, और दूध जब बॉईल होने लगा, मिल्क जब बॉईल होने लगा, तो उसको क्या कहते हैं गैस बंद कर दिया। आपने वहाँ से जो कंटेनर जिसमें मिल्क था उस मिल्क को वहाँ से नहीं हटाया, आपने केवल गैस को बंद किया है, जिससे वो हीटिंग मतलब हीट होना बंद हो गया है, लेकिन वो गैस में रखा हुआ है ना। उसको एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस हीटिंग, फर्नेस कूलिंग। तो यही सेम काम एनीलिंग में भी होता है। यदि अगर बेटा हम स्पेसिमेन कोई वर्क पीस जो है फर्नेस में डालकर हम उसको हीट कर रहे हैं, लगातार हम टेम्परेचर पे हीट करते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक से हम क्या करते हैं, जब उसका हमारा कंप्लीट हो जाता है जो सोकिंग पीरियड होता है, उसको जब सोकिंग पीरियड के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं पावर कट कर देते हैं, या फिर आप ये बोलो कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा था अब उस टेम्परेचर को हम रोक देते हैं, टेम्परेचर सप्लाई रोक देते हैं। अब वो धीरे धीरे धीरे, चाहे एक दिन में हो ठंडा, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 3 दिन में हो, 2-3 दिन तक उसी फर्नेस में उसको पड़ा रहने देते हैं और उसको हम टच नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है बेटा, आपका जो वर्क पीस है वो ठंडा हो चुका होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनीलिंग। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एनीलिंग में आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए बेटा वो रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, उसका जो होल्डिंग पीरियड है, जब कब तक आपको टेम्परेचर देना है, ये डिपेंड करता है आपकी थिकनेस कितनी है उस वर्क पीस की। उसके बाद तीसरा जो है, आप उसको ठंडा कैसे करोगे, तो विद इन फर्नेस ही करोगे बेटा, है ना। तो ये होता है एनीलिंग। अब देखते हैं एनीलिंग को और डिटेल में, लेकिन ये जो है ब्रॉड व्यू या ब्रॉड पिक्चर आप बोलो, तो ये ब्रॉड पिक्चर एनीलिंग की होती है। ठंडा उसको हम लोग किस में करेंगे, फर्नेस में करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। और उसका जो टेम्परेचर होगा वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है। Annealing is the heat treatment the process that changes the physical and sometimes also the chemical properties of a material to increase ductility and reduce the hardness to make it more workable.
द एनीलिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द मटेरियल above its recrystallization temperature for a set amount of time before cooling। यहाँ पे बेटा आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा कि एनीलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिजिकल और कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज को ये इंक्रीज करता है या चेंज करता है। अब यहाँ पे एनीलिंग से हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, यदि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को फर्नेस के अंदर आप हीट कूल कर रहे हो, इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग उसका क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, धीरे 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 वो ठंडा हो रहा है। उस केस में आपका जो क्या कहते हैं ग्रेन साइज होगा, जो ग्रेन साइज होगा वो क्या होगा बेटा, आराम से पहले क्रिस्टलाइज्ड होगा, क्रिस्टलाइज के बाद ग्रेन्स बनेंगे, ग्रेन्स के बाद वो बड़ा साइज होगा। इस केस में आपका जो बेटा डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी होती है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है, जो उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। और यही वजह है कि जो हम क्या कहते हैं उसमें वर्क कर पाते हैं। अब वर्किंग जैसे मतलब आप उसको हैमरिंग कर रहे हो उस पर, तो हम ज़्यादा कर पाते हैं, उसको थिन शीट में ज़्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको वायर फॉर्म में ज़्यादा बना सकते हैं। वो कब, क्योंकि उसकी हार्डनेस को हमने कम कर दिया। अगर हार्डनेस बढ़ाना होता तो क्या करते, हमने जिस स्पेसिमेन को हीट किया उसको हम पानी में डाल देते, उस केस में मटेरियल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता कि वो वर्केबल होता ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे उसकी हार्डनेस को आप कम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि स्लो कूलिंग कर रहे हो। स्लो कूलिंग कैसे कर रहे हो, आप फर्नेस में कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो द एनीलिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द मटेरियल अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप क्या कहते हैं एनीलिंग प्रोसेस कर रहे हो उसमें यही क्राइटेरिया है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हीट करना है उस बॉडी को, उसके बाद उसको ठंडा फर्नेस के अंदर ही करना है। एनीलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच अल्टर्स द माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इट्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। Typically, in steels, annealing is used to reduce hardness, increase ductility, and help eliminate internal stresses. यहाँ पे बेटा ये तो ठीक है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस की बात की गई है। इंटरनल स्ट्रेसेस को ये कम करता है एनीलिंग जो है। इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होते हैं किसी भी स्पेसिमेन में, यदि अगर आप कोल्ड वर्किंग करो या हॉट वर्किंग करो या कैसे भी करो आप, उसमें यदि अगर इंटरनल स्ट्रेस को आपको रिमूव करना है तो स्लो कूलिंग करनी पड़ेगी। और स्लो कूलिंग, स्लो रेट ऑफ कूलिंग वो तभी पॉसिबल है जब आप फर्नेस के अंदर करोगे। आप यही सोचो कि आपने गैस में, हम बार बार गैस का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में है, लेकिन बेटा इसका जो टेम्परेचर है और जो हम लोग एनीलिंग का जो टेम्परेचर देख रहे हैं वो जमीन आसमान का अंतर। तो आप ये मत कंपेयर करना, ना ही एग्जाम में इसको ऐसे लिखना है। ये आपके समझने के लिए मैंने बार बार गैस का एग्जाम्पल लिया। अब जैसे गैस में यदि अगर आप कोई स्पेसिमेन आप उसको गर्म करते हो, या आप सीधी सी बात है आप कोई भी चाकू या कोई भी आप स्पून ले लीजिए, आप उसको कुछ देर तक आप उसको हीट करिए गैस में। उसके बाद 2 स्पून ले लीजिए, दोनों स्पून को आप हीट करिए, एक को क्या कहते हैं 10 मिनट तक दोनों को लगातार हीट करिएगा। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, एक स्पून को उसी गैस पे रखा रहने दीजिए और दूसरे स्पून को आप क्या कहते हैं ले जाके कहीं दूसरी जगह पे रख दीजिए। मतलब जो गैस से दूर जगह है कहीं पे भी किसी भी जगह पे रख दीजिए और एक स्पून को गैस के ऊपर रखा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो कूलिंग किस स्पून ज़्यादा जल्दी किस जगह पे ठंडा होगा, आप जहाँ जो दूसरी जगह पे रखे हो या क्या कहते हैं जो गैस के ऊपर है। तो ऑब्वियस सी बात है जो गैस के ऊपर है वो कम देर में ठंडा हो, ज़्यादा देर में ठंडा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में, लेकिन जो दूसरी जगह पे हमने रखा हुआ है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें समझना है ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉलिडिफिकेशन में। हम लोगों ने देखा भी था कि ग्रेन साइज का क्या कहते हैं क्या रोल होता है। तो एनीलिंग जो एक प्रोसेस है, यदि अगर रेट ऑफ कूलिंग हमारी फास्ट है तो वो ऑब्वियस सी मटेरियल जो है वो हार्ड हो जाएगा ज़्यादा, और अगर वो हार्ड हुआ तो उसमें वर्केबल या वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग स्लो है, इसलिए मटेरियल वर्केबल है, स्पेसिमेन हम उस पर वर्क कर सकते हैं, उस पर हम वो हमारा मैलिएबल मटेरियल है, मैलिएबिलिटी बढ़ गई उसकी डक्टिलिटी बढ़ गई, उसकी टफनेस बढ़ गई, उसकी हार्डनेस कम हुई है ना। तो एनीलिंग जब हम करते हैं तो उसकी बेटा क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए मदद करता है ये, और दूसरा ये हार्डनेस को कम करता है और बढ़ाता क्या क्या है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टफनेस बढ़ाता है, मैलिएबिलिटी बढ़ाता है, डक्टिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पे वर्केबिलिटी होती है वो इसको इंक्रीज करता है।
उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्टील के लिए, स्टील के केस में जनरली जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो 400 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। The recrystallization conditions such as heating rate and soaking time depends on the degree of cold work and the steel composition। ठीक है बेटा, अब ये बोल रहा है कि हीटिंग का रेट जो है, आप कितने टेम्परेचर, कितने देर तक आप उसको हीट कर रहे हो। अब जैसे ये रेंज दिया है 400 से 700 डिग्री सेल्सियस, तो आप अगर 410 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो या 500 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो या 700 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन किसी के केस में क्या कहते हैं, ये कम होगा, किसी के केस में 400 होगा, किसी के केस में 700 होगा या उसके बीच में होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट ऑफ वर्क है जिस पे हमें काम करना है और उसका कंपोजिशन कैसा है ना। तो ये उसके कंपोजिशन पर भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन हम लोग अगर एक एवरेज की बात करते हैं तो जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो 400 से 700 डिग्री सेल्सियस के होता है। यदि अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम में देखें तो बेटा हम लोगों ने देखा था 723 डिग्री सेल्सियस, है ना, एक पॉइंट था। अभी हम इसको बिल्कुल भी आपके लिए वो टिपिकल नहीं बना रहे, आयरन कार्बन डायग्राम से रिलेट नहीं करना चाहते हैं, हम आपको इजी वर्ड में समझा रहे हैं। आपने एक टेम्परेचर पॉइंट पे देखा होगा 700 डिग्री सेल्सियस वाली एक लाइन, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है और 723 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम माना जाता है, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन उसके ऊपर होता है। तो यदि अगर आप रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आप कर रहे हो उसको हीट, यानी 723 प्लस कर रहे हो, तो वो आपका क्या है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव हीटिंग मानी जाती है और उस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो जैसा जैसा आपको मैं करवा रहा हूँ आप वैसे ही बिल्कुल आप अच्छे से समझिए। जहाँ पे कुछ भी दिक्कत आता है तो उसको हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे, है ना। तो अभी एनीलिंग का केवल ये ब्रॉड व्यू था कि एनीलिंग होता क्या है, एनीलिंग की टेम्परेचर रेंज क्या होनी चाहिए, एनीलिंग को कितना सोकिंग पीरियड होना चाहिए और एनीलिंग की जो कूलिंग होती है, जो कूलिंग स्टेज होती है वो कैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा एम्स ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग हम क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने देखा था एनीलिंग जो है डक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्डनेस को कम करता है, फॉर्मेबिलिटी मतलब एक वर्केबिलिटी की अगर हम बात करें कि उसमें फॉर्मिंग नाम का भी एक प्रोसेस होता है। सिंपल सी बात है बेटा, वर्क जिस पे हम वर्क कर सकें वो ऐसी एबिलिटी को ये क्या कहते हैं, हमारा एनीलिंग जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद ये कोल्ड वर्क्ड मेटल्स को ये रिक्रिस्टलाइज करने की भी कोशिश करता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पुराने ग्रेन्स जो बन चुके हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करके एक नया ग्रेन्स डेवलप करता है ताकि वो सॉलिडिफाई हो सके, ताकि वो एक नया ग्रेन स्ट्रक्चर ले सके। उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करता है। इंटरनल स्ट्रेसेस को ऐसे, यदि अगर आपके पास कोई आयरन की पीस है ना। अच्छा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंटरनल स्ट्रेसेस से मुझे याद आया। क्या कहते हैं बेटा, बॉडी में जब हमें कभी कभी पेन होता है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे होते हैं, तो हमें अचानक से कहीं पे पेन होता है तो हम क्या करते हैं, आयोडेक्स या वॉलिनी या कोई भी ऐसा क्या कहते हैं जो पेन मतलब पेन रिलीवर जो होता है, स्प्रे वगैरह, हम उसको बॉडी पे लगाते हैं और उसके बाद एक गर्म पट्टी बांधते हैं। ये गर्म पट्टी हम क्यों बांधते हैं, ताकि इस पे हवा ना लगे, जो हमारा अफेक्टेड रीजन है उस पे हवा ना लगे। इससे क्या होगा, जब हमने गर्म पट्टी बांध दिया तो बेटा गर्माहट होगी, है ना। जब गर्माहट होगी तो क्या होगा कि जो पुराने जो ग्रेन्स बने थे वो डिस्ट्रॉय होकर एक नए ग्रेन्स एक नया शेप लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारी जो रेट ऑफ कूलिंग हो रही है, मतलब एक तरीके से हम बोले कि जो ठंडा जो एयर जो इसके कांटेक्ट में आता है उसको हमने रोक दिया है, उससे क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगा, तो एक नया ग्रेन फॉर्मेशन होगा, नया क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, जिससे हमें वो रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से इंटरनल स्ट्रेसेस ये जो धीरे धीरे अंदर की कम होती है और हमें रिलीफ फील होता है। तो सेम ऐसा ही केस बेटा एनीलिंग के केस में भी होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस को ये कम करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स स्लो कूलिंग। आप स्लो कूलिंग आप हमेशा याद रखिएगा, स्लो रेट ऑफ कूलिंग की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस यहाँ पे रिमूव हो रही है। बाकी टफनेस इंक्रीज होती ही है, हमने डिस्कस किया है। ब्रिटलनेस इसकी डिक्रीज होती है, क्यों बेटा, क्योंकि मटेरियल की जो हार्डनेस है वो कम होती है, इसलिए ये जो है ये ब्रिटल जो है ये भी कम होती है। मशीनेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ये कम करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज करता है, यानी कि
इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडक्टिविटी को ये प्रमोट करना चाहता है। जब भी एनीलिंग करते हैं तो एक तरीके से कंडक्टिविटी को ये प्रमोट करना चाहता है। उसके बाद इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी ये इंप्रूव करना है। याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब है, जैसे कि डक्टिलिटी, हार्डनेस, फॉर्मेबिलिटी और इंटरनल स्ट्रेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, मैलिएबिलिटी, मशीनेबिलिटी, इस तरह की क्या कहते हैं रेजिस्टेंसेस प्रॉपर्टीज़ की हम लोग हमारी प्रायोरिटी होती है। इनके बारे में हमें उस प्रोसेस को स्टडी करना होता है। तो आई थिंक ये एनीलिंग का एम समझ में आ गया होगा, हम एनीलिंग क्यों करते हैं। अब एनीलिंग को एक बार फिर से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है अभी तक, यदि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एनीलिंग क्या होता है। इट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच अ मटेरियल इज टेकन टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर। बेटा एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब एक हाई टेम्परेचर पे इसको क्या कहते हैं, हीट किया जाता है। केप्ट देयर फॉर सम टाइम, जो कि पहला जो पॉइंट है कि मटेरियल इज टेकन टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर, इट मीन्स ये हीटिंग स्टेज है। उसके बाद केप्ट देयर फॉर सम टाइम, ये आपका सोकिंग स्टेज है। एंड देन लेफ्ट टू कूल यूजुअली इन द फर्नेस। देन लेफ्ट टू कूल मतलब आपका ये हो गया बेटा कूलिंग स्टेज। और एनीलिंग है इसलिए इसको हम कूलिंग कैसे करेंगे, इन द फर्नेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आपकी बात। प्रोड्यूस, अब ये पर्पस क्या है एनीलिंग के, पर्पस क्या है एनीलिंग के, एम क्या है एनीलिंग के, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम लोगों ने वहां देखा था। तो ये यहाँ पे इंटरनल और रेसिडुअल स्ट्रेसेस को ये रिलीव करता है, सॉफ्टनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, मशीनेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज को ये प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं एनीलिंग के। तो हीटिंग टू अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर, हीटिंग टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर यानी इट्स अबव क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विच इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनीलिंग। ठीक है, सोकिंग एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बाय लीविंग द हीट ट्रीटेड मटेरियल फॉर सोकिंग हाफ आवर फॉर एवरी 25 mm थिकनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जैसे हमने बात किया था सोकिंग में कि स्पेसिमेन के थिकनेस स्पेसिमेन के स्ट्रक्चर और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हम एक एवरेज क्राइटेरिया लेके चलते हैं इसमें एनीलिंग में जो सोकिंग स्टेज होता है उसका ये कि 25 mm की जो थिकनेस होती है उसको करीब हर आधे घंटे पे करीब 25 mm की थिकनेस को हम क्या कहते हैं अलाउ करते हैं या होल्ड करते हैं उतनी देर के लिए। यदि अगर जितनी भी थिकनेस है उसकी, जो भी वर्क पीस है, जो भी मटेरियल है, उसको 25 mm थिकनेस के अकॉर्डिंग, मतलब आधे घंटे 25 mm थिकनेस के लिए। अगर हमारी जो है क्या कहते हैं बॉडी है वो उसकी थिकनेस जो है 100 mm है, अगर 100 mm है तो उसको कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। अगर 200 है तो क्या कहते हैं 4 घंटे लगेंगे, मतलब 25 mm थिकनेस के लिए आधा घंटा उसको चाहिए। तीसरा कूलिंग स्टेज, उसके लिए क्या है स्लोली चाहिए उसको, कूलिंग स्टेप इज डन स्लोली इनसाइड द फर्नेस। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, बाय स्विच ऑफ द फर्नेस आफ्टर द सोकिंग। दिस विल अचीव अबाउट 50 to 100 डिग्री सेल्सियस पर आवर कूलिंग रेट। और ये एक एवरेज दिया है कि जो हमें अचीवमेंट होती है, जो हम गेन कर पाते हैं। जैसे हम फर्नेस के अंदर छोड़ देते हैं, फर्नेस का पावर कब कट कर दिया, फर्नेस अभी टेम्परेचर हीट नहीं कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, उस केस में जो हमें कूलिंग मिलता है वो करीब 50 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से मिलता है। मतलब जैसे ही आपने फर्नेस ही को क्या कहते हैं बंद किया, 1 घंटे बाद आप देखोगे तो अराउंड 50 to 100 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर डिफरेंस समझ में आने लगता है। फिर से क्या कहते हैं बेटा स्टेजेस की यदि अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं एनीलिंग के अंदर, तो रिकवरी स्टेज, रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज, ग्रेन ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो हीट ट्रीटमेंट का कोई भी हो प्रोसेस, उसमें क्या कहते हैं अगर स्टेजेस की बात करते हैं तो बेटा एक है हीटिंग, एक है सोकिंग, दूसरा है कूलिंग। अगर हम एनीलिंग की स्पेसिफिक बात करते हैं, जो एनीलिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके फिर उसके बाद हम जो है उसको कूल कर रहे हैं फर्नेस में, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें जो स्पेसिमेन होता है उसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्या कहते हैं स्टेजेस देखते हैं तो 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है रिकवरी, दूसरा स्टेज है रिक्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है बेटा ग्रेन ग्रोथ। तो पहला है क्या कहते हैं, ये हमने बनाने का कोशिश किया है कि ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। ये आप अगर सॉलिडिफिकेशन वाले पार्ट से अगर आप रिलेट कर पाओगे थोड़ा, तो देखो बेटा रिकवरी स्टेज में छोटे 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 जो ग्रेन्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो बन रहे हैं, है ना। उसके बाद ये रिकवरी वाला जो लाइन आपको दिख रहा है वो इंक्लाइंड है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है।
है ना। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का जो आपका लाइन है देखो आप कांस्टेंट है, मतलब उसी टेम्परेचर पे हम उसको होल्ड कर दिए, हम उसको इंक्रीज मतलब जो भी हम हाई टेम्परेचर दे रहे थे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, वो टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा है यहाँ तक, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। अब यहाँ पे इसका शेप जो रिकवरी स्टेज पे था और जो रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज पे है, तो आप देख सकते हैं वो क्या कहते हैं कैसे हो चुका है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स हुआ, पहले ग्रेन्स था, फिर अब ये क्रिस्टल बन चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में जो क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं कूलिंग स्टेज है, या फिर ग्रेन ग्रोथ बोल सकते हो। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद ग्रेन ग्रोथ हो रहा है, जो छोटे छोटे ग्रेन्स थे अब वो ग्रेन की साइज जो है वो बड़ी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये चीज रिकवरी स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स, रिक्रिस्टलाइजेशन, उसमें क्या हुआ आपका क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो पुराने क्रिस्टल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, फिर नए क्रिस्टल डेवलप होने लगे, फिर ग्रेन ग्रोथ, अब वही क्रिस्टल्स जो है उनकी जो साइज है वो बढ़ गई है, ठीक है। रिकवरी, रिकवरी स्टेज होती क्या है? एक रिकवरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये एक लो टेम्परेचर फिनोमिना होता है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीस्टोर होने में, फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीस्टोर होने में ये जो है ये हेल्प करता है, या ये एक रिजल्ट देता है कि मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, इट इज अ लो टेम्परेचर फिनोमिना विच रिजल्ट इन द रिस्टोरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिस्टोर होती है रिकवरी स्टेज में, ठीक है। इसका क्या कहते हैं हार्डनेस पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करता है यानी कंडक्टिविटी को प्रमोट करता है। इंटरनल स्ट्रेसेस को ये रिलीव करता है, रिलीव इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो क्रिस्टल का फॉर्मेशन रिकवरी से रिक्रिस्टलाइजेशन में, अगर इंटरनल स्ट्रेस हमारा कम नहीं होगा तो हमारे क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रिकवरी स्टेज होता है यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो रिलीज करता है, कम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारे पॉइंट्स है, रिलीव द स्ट्रेसेस फ्रॉम कोल्ड वर्किंग, रिकवर्स इन एनिहिलेशन ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट्स। यहाँ पे एनिहिलेशन का मतलब है बेटा डिस्ट्रॉय करना, मतलब पॉइंट डिफेक्ट्स, जैसे इसमें छोटे छोटे जो डिफेक्ट्स अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो इसको क्या करता है, इस डिफेक्ट्स को ये खत्म करने की कोशिश करता है, इसीलिए तो रिकवरी स्टेज है। मतलब पुरानी जो रिकवरी का मतलब ही होता है कि पुरानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाए, रीस्टोर हो पाए। ड्राइविंग फोर्स फॉर रिकवरी इज डिक्रीज्ड इन स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम कोल्ड वर्क, ठीक है। ड्यूरिंग रिकवरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल्ड वर्क मटेरियल आर रिस्टोर्ड विदाउट एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर। इस केस में कोई भी जब भी रिकवरी होता है तो माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। रिकवरी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनीलिंग विच टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर ऑफ एनीलिंग। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख पा रहे हो कि ये जो रिकवरी स्टेज है वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है। There is some reduction, though not substantial, in dislocation density as well apart from the formation of dislocation conferred with low strain energies। इसका कहने का मतलब ये है, यदि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ये शेडेड वाले पार्ट दिख रहे हैं, शेडेड वाले पार्ट इन द सेंस कि ये आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा था यहाँ पे बड़ा है, तो ये जो इसकी डेंसिटी है वो एक तरीके से इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है, जो ग्रेन का जो साइज है, जो ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे इनिशिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ये ग्रोइंग स्टेज पे आ चुका है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है आपका बेटा, इसमें जो छोटे छोटे जो पुराने ग्रेन्स बन चुके हैं, ये जो पुराने ग्रेन्स थे अब वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नए ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ है, नए ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड वर्क स्ट्रक्चर बाय अ न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वी ग्रेन्स टू रिप्लेस ऑल द डिफॉर्म क्रिस्टल। जो भी क्या कहते हैं बेटा उसमें जो मतलब बेकार वाले क्रिस्टल्स थे, जो उनकी जो वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उनको ये पुराने वालों को ये हटा के एक नया क्रिस्टल फॉर्म करता है। अब यही क्रिस्टल्स जो है वो क्या कहते हैं आगे वाले स्टेज तक जाते हैं जो कि ग्रो करते हैं, ठीक है। ये अपने में रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अपने में ही बेटा तीन प्रोसेस को क्या कहते हैं ये रखता है। पहला न्यूक्लिएशन,
जस्ट लाइक सॉलिडिफिकेशन है बेटा। रिक्रिस्टलाइजेशन में 3 प्रोसेस होता है, इसमें न्यूक्लिएशन होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, फिर प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ मतलब ग्रेन्स जो है वो ग्रो करते हैं, और सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ फिर जो मतलब प्राइमरी वाला जो ग्रो कर चुका है उसी को ये और एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। दिस प्रोसेस ऑकर्स अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ही होगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन वाला जो स्टेज है, जो ग्रेन ग्रोथ है, ये टेम्परेचर के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद विच इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ मटेरियल रिक्रिस्टलाइजेशन इन 1 आवर टाइम। ऐसा टेम्परेचर जहां पे ये 1 घंटे के अंदर अंदर बेटा 50% जो है ये रिक्रिस्टलाइज हो चुका है, मतलब पुराने जो उसके क्या कहते हैं क्रिस्टल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और नए क्रिस्टल्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं। द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द प्योरिटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने जैसे रेंज दिया था 400 से 700, तो ये जो रेंज है बेटा ये किस पर डिपेंडेंट है? आपके मटेरियल पर डिपेंडेंट है। आपका मटेरियल कैसा है, आपकी मटेरियल की प्योरिटी कैसी है, एलॉयबिलिटी कैसी है, आप उसमें क्या एलॉय मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। और जिस टेम्परेचर पे हम ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये रिक्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस जो हो रहा है, जो मतलब न्यूक्लिएशन हो रहा है फिर ग्रेन ग्रोथ हो रहा है, तो ये प्रोसेस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में हम लोगों ने अभी देखा द न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू ग्रेन्स हैपेंस इन रीजन्स ऑफ हाई डिसलोकेशन डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लिएशन बिगिंस इन अ जंबल ऑफ डिसलोकेशंस। मतलब यहाँ पे डिसलोकेशन का मतलब आप कोई नया वर्ड मत समझिएगा, एम्प्टी स्पेस है समझिएगा, जहाँ पे उसको वॉइड्स मिले, उसको जो खाली जगह मिली है। द रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन विल एसेंशियली बी फ्री फ्रॉम डिसलोकेशंस। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लिएशन रेट लीड्स टू फाइनल अल्टीमेट ग्रेन साइज। ग्रेटर न्यूक्लिएशन रेट मतलब कि जो न्यूक्लियाई का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या कहते हैं, हमें बताता है कि ग्रेन साइज उसका अच्छा होगा। देयर इज अ क्रिटिकल लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन बिलो एंड विच देयर विल बी नो क्रिस्टलाइजेशन एट ऑल। तो ये अपने काम की चीज़ नहीं है, मतलब बोल रहा है कि यदि क्या कहते हैं क्रिटिकल लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन बिलो विच विद देयर विल बी नो क्रिस्टलाइजेशन एट ऑल। एक लेवल होता है जिसके नीचे क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, हमें तो डिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ही सारा कुछ देखना है, हमें एनीलिंग के लिए बात करनी है। अ क्रिस्टल स्ट्रेन एनील कैन लीड टू अ सिंगल क्रिस्टल और डिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मेनली जो रिक्रिस्टलाइजेशन में हमें जो देखना था वो ये था कि यहाँ पे बेटा 2-3 चीज़ें होती हैं। पुराने जो न्यूक्लियाइज होते हैं, पुराने जो क्या कहते हैं ग्रेन्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होके नए ग्रेन्स डेवलप होते हैं। इसमें क्या कहते हैं न्यूक्लिएशन होता है और फिर ग्रेन की ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, इसी में अभी क्या कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन जो अभी हम लोगों ने देखा है उसी को ये एक समराइज्ड फिर से है। द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कोल्ड वर्क represent a structural transformation not a true phase transformation। ये इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहा है कि अभी तक हम लोगों ने रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन देखा है इस केस में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रिकवरी है और ये रिक्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन जो हो रहा है बेटा, ये रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो बता रहे हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं ये तो बता रहे हैं, लेकिन फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो सॉलिड से मोल्टेन फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, है ना। फेज ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैसा था वैसे ही है फेज, बस हाँ स्ट्रक्चरल माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। द ड्राइविंग फोर्स फॉर रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द क्रिस्टल एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड वर्क। जो इसमें ड्राइविंग फोर्स होती है वो किससे रिलेटेड है? वो स्ट्रेन एनर्जी से डेवलप एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे आप उसमें वर्क कर रहे हो, जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन, वो कहीं ना कहीं बेटा एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी से एसोसिएटेड है। मतलब अमाउंट स्ट्रेन एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये करता क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क को ये इंक्रीज कर रहा है, ग्रेन साइज बिफोर कोल्ड वर्क को ये इंक्रीज कर रहा है, एनीलिंग के टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रेन फ्री न्यूक्लियाई को कर रहा है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन हमारा ये एक समराइज्ड व्यू था, इसमें कोई इतना खास बात नहीं अपने को समझनी है कि रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें तो रिक्रिस्टलाइजेशन के स्टेज पे जाना था। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा ग्रेन ग्रोथ। Grain growth follows complete crystallization if the material is left at elevated temperature।
अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो हम कूलिंग स्टेज बता रहे थे उसमें लास्ट स्टेज होता है हमारा ग्रेन ग्रोथ, मतलब जो भी आपके जो ग्रेन फॉर्मेशन हुए थे, ग्रेन फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुए थे, ये जो ग्रेन ग्रोथ वाला आपको ब्लैक वाला शेडेड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्टल्स बेटा ब्लैक हो चुके हैं। इसका मतलब जो ग्रेन्स थे वो हमारे क्या हो चुके हैं, वो कंप्लीटली जो है वो ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेन साइज का जो मतलब ग्रेन की जो साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ये हार्डनेस को कम करता है और स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी जैसी चीज़ों को ये प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। ग्रेन ग्रोथ डज नॉट नीड टू बी प्रोसीडेड बाय रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइज में और इन ऑल क्रिस्टलाइज मटेरियल्स, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इन कॉन्ट्ररी टू रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज रिडक्शन इन ग्रेन बाउंड्री एनर्जी। टेंडेंसी फॉर लार्जर ग्रेन्स टू ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर ग्रेन्स इज बेस्ड ऑन फिजिक्स। अब वो कितने लार्जर ग्रेन को वो क्या कहते हैं, कितने स्मॉलर ग्रेन से वो रिप्लेस कर रहा है, ये किस पर बेस्ड है बेटा, इसकी क्या कहते हैं, फर्नेस की जो रेट ऑफ कूलिंग है उस पर डिपेंडेंट है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ग्रेन की जो ग्रोथ है वो हमारे काम की नहीं है। मतलब यदि अगर हम बात करें कि ग्रेन का ग्रोथ रेट क्या है, उस पर हमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो बस ये चाहिए कि अगर ग्रेन ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे स्ट्रेंथ है, टफनेस है, मैलिबिलिटी है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रमोट होगी, वो इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी, है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स एंड इनसॉल्युबल सेकेंड फेज पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन रिटार्डिंग ग्रेन ग्रोथ। इम्प्योरिटी अगर कुछ होगा तो ये क्या होगा, ग्रेन ग्रोथ को ये रोकेगा। जैसे जैसे जितना ही प्योरिटी ज़्यादा होगी उसमें ग्रेन ग्रोथ ज़्यादा होगा। ग्रेन ग्रोथ इज वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये एक जनरल बात कर रहा है ग्रेन ग्रोथ का, लेकिन हम लोग जब फर्नेस पे ही क्या कहते हैं उसको कूल कर रहे हैं, फर्नेस पे ही रख के छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेटा टेम्परेचर जो है वो स्लो वो डिक्रीज होगा, तो ग्रेन ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा उसकी स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगी। तो इसीलिए एनीलिंग के केस में ग्रेन ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ग्रेन ग्रोथ लार्ज, अब ये एक एग्जांपल है, ऐसे ही पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। ये स्टेजेस ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ ऑफ ब्रास दिखाया गया है। अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इज reduced by grain growth that occurs by high temperature annealing. The driving force for the grain growth is the reduction in the grain boundary surface energy. ग्रेन की बाउंड्रीज को ये कम करना चाहता है। तो आई थिंक अभी तक जो हम लोगों ने देखा बेटा वो ये मेनली था कि एनीलिंग क्या होता है। ठीक है, एनीलिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला हीटिंग, कोल्ड, फिर सोकिंग, और तीसरा जो है आपका कूलिंग स्टेज। ये एम्स है, एम्स ऑफ एनीलिंग हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या एम्स होते हैं। उसके बाद एनीलिंग में स्टेजेस की अगर हम पर्सनली बात करें तो हम लोगों ने रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ की बात कर लिया। रिकवरी क्या होती है, जहाँ पे न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे पुराने क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होकर नए क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ग्रेन ग्रोथ जहाँ पे वही पुराने क्रिस्टल्स जो है फिर से वो ग्रो करते हैं। फिर रिकवरी केस क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ के बारे में हम लोग डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही एनीलिंग के अब टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, ये एक अभी इसमें हमने कहीं से भी आपको टेम्परेचर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया है जो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है इसमें, एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एनीलिंग के जो टाइप्स होते हैं और क्या कहते हैं, और भी अदर टाइप्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।